हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, हाइड्रोजन एनर्जी। जैसा कि रिलायंस एनर्जी कंपनी है मुकेश अंबानी की, जो भारत के ही नहीं एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो $80 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे गुजरात के अंदर। आप सभी लोगों को पता है कि रिलायंस एक पेट्रोकेमिकल सेक्टर की कंपनी है, जहां पर पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज रिलायंस की है, और एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में स्थित है, जो कि गुजरात में है। तो गुजरात एक कोस्टल स्टेट है, तो वहीं पर ही रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर रिलायंस एनर्जी जो कंपनी है, उन्होंने $80 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंसमेंट किया है। अब $80 बिलियन में रिन्यूएबल एनर्जी के जो सभी सोर्सेज हैं, चाहे फिर वो सोलर पैनल प्रोडक्शंस हो, या फिर सोलर मॉड्यूल हो, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी हो, हाइड्रोजन एनर्जी जो टेक्नोलॉजी है उसका उसमें इन्वेस्टमेंट हो, तो उन सभी जो एनर्जी के सेक्टर्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंसमेंट रिलायंस एनर्जी ने किया है। तो रिलायंस एनर्जी के जो मुकेश अंबानी जी है, उन्होंने भी रिसेंटली कुछ और अनाउंसमेंट किया था कि वो अपने जो पेट्रोकेमिकल सेक्टर है उसको पूरी तरह चेंज करके और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और वेरी सून, मतलब जस्ट सम डिकेड्स के अंदर ही वो इसको करने में कामयाब हो जाएंगे। इनकी एक डील भी थी अरामको कंपनी, जो कि सऊदी अरब की कंपनी थी, उनसे चल रही थी। वो हालांकि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन इनका बहुत बड़े लेवल पे ये इंटेंशन है कि रिलायंस एनर्जी का, कि वो पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करे, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर तरफ जाए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी ही भविष्य का फ्यूचर है। हम सभी लोगों को पता है कि जो पेट्रोल जो सेक्टर है उसके अंदर कार्बन बड़े फॉर्म में निकलता है। तो जब वो कार्बन निकलता है तो हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है, और एनवायरनमेंट को जब इम्पैक्ट करता है तो वो बहुत ही ख़तरनाक लेवल पे जो धरती का टेम्परेचर है उसको बढ़ा रहा है। तो इन सबको देखते हुए, और फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर है, तो इसलिए मुकेश अंबानी ने एक बहुत बड़े फ्यूचरिस्टिक प्लान के तौर पे ये अनाउंसमेंट किया है। तो गुजरात में अनाउंस किया है, गुजरात के अंदर सेटअप करने का इनका प्लान है। तो आओ हम देखते हैं कि किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हाइड्रोजन की क्या इंपॉर्टेंसी है, और ये किस तरीके से जो प्रेजेंट के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चल रही है, उससे किस तरीके से डिफरेंट है, और फ्यूचर किसका होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होगा, इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल चल रहे हैं उनका होगा, या फिर हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजी का होगा। ये बिल्कुल उसी तरीके का एक कंपटीशन है जो किसी टाइम पे निकोलस टेस्ला के टाइम पे चला था, जिसके अंदर एसी और डीसी में सेलेक्ट करना था, और वही एक था कॉन्सेप्ट जो कि पूरी दुनिया पे छा जाने वाला था। तो फिर उस टाइम पे जो एसी करंट था वही सेलेक्ट किया गया था, और फ्यूचर उसी का रहा था। हालांकि डीसी भी काफ़ी बड़े लेवल पे यूज़ में आता था, लेकिन ओवरऑल जो था एसी ने उस रेस में लीड किया था। उसी प्रकार से ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एनर्जी पे फ्यूचर बेस्ड रहेगा, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बैटरी लिथियम और जो सिलिकॉन इन पे बेस्ड जो बैटरीज है उनके ऊपर बेस्ड रहेगा। तो सारा वीडियो जो है इम्पोर्टेंटली हाइड्रोजन एनर्जी पर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। हाइड्रोजन एनर्जी क्या होती है, इसके बेनिफिट्स है, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, और फ्यूचर कैसा है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इसके अंदर कि हाइड्रोजन एनर्जी है क्या, इसका कैसा फ्यूचर है, क्या इसकी प्रॉब्लम्स है, क्या इसकी केमिस्ट्री है, क्या है इससे भी कुछ इस तरीके के पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को आगे जाके नुकसान पहुँचाएँ और हमें वापस से कदम खींचने पड़ जाए। तो सारी बातों को अपन डिस्कशन करेंगे एक एक वन बाई वन पॉइंट। आप लास्ट तक बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, और आपको लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ताकि उनको भी इसके बारे में नॉलेज मिल सके। तो चलिए देखते हैं। तो रिसेंटली फोर्ब्स कंपनी जो है, आप सभी लोगों को तो काफ़ी रिनोड कंपनी है, जिसने एक मुकेश अंबानी के तरफ से एक अनाउंसमेंट को पब्लिश किया था कि $80 बिलियन का इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर गुजरात में मुकेश अंबानी जी करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं एक बार फटाफट ये क्या कहना चाह रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अ कॉन्ग्लोमरेट कंट्रोल्ड बाय एशिया रिचेस्ट बिजनेस मुकेश अंबानी हैज साइंड एन एमओयू विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ उन्होंने 5.9 ट्रिलियन रुपीज़ का, मतलब $80 बिलियन का ग्रीन प्रोजेक्ट के तौर पे कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो इसमें करेंगे। और इसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने किसको दी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। जो किसी भी प्रकार की जो कोई कंपनियां होती है, वो किसी प्रकार की यदि कोई अनाउंसमेंट करती है तो वो बेसिकली इस प्रकार के फैसले लेती है, और जो फैसले लेती है उसको एनएसई को इन्फॉर्म करती है। द इन्वेस्टमेंट वुड कैरिड आउट मेक द वेस्टर्न स्टेट अचीव नेट जीरो कार्बन का, जो उनका 2035 तक का जो नेट कार्बन जीरो का अनाउंसमेंट है वो भी इससे पूरा हो जाएगा, इस अनाउंसमेंट से।
अंबानी हैज इंक्रीज एम्बिशंस फॉर इन्वेस्टिंग ग्रीन प्रोजेक्ट। और ये टोटल ग्रीन प्रोजेक्ट ऐसा नहीं केवल हाइड्रोजन एनर्जी बेस्ड रहेगा, इसके अंदर सोलर पैनल्स का मैन्युफैक्चरिंग भी रहेगा और विंड पावर का भी इसमें योगदान रहेगा। तो ओवरऑल ये नेट कार्बन जीरो का जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरा करने के लिए ये इतना बड़ा MOU साइन किया गया गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और मुकेश अंबानी के बीच में। इसमें लगभग $10 बिलियन का एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी का अनाउंसमेंट अभी जो रिसेंटली किया था उन्होंने 75,000 करोड़ रुपए के करीब, लगभग $10 बिलियन का अनाउंसमेंट जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में किया था उसको बढ़ाकर उन्होंने $80 बिलियन तक किया है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट गुजरात स्टेट को भी हुआ कि गुजरात के अंदर डायरेक्टली इंडस्ट्री लगेगी। हारें ओवरऑल तो इसको पूरे भारत को ही काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन गुजरात जो है वो इससे काफ़ी बड़ा एक बड़ा जो चंक है इस एनर्जी का वो ले पाएगा। और गुजरात जो है 10 to 15 ईयर्स के अंदर ही नेट कार्बन जीरो स्टेट बन जाएगा। अब इसका मेन जो सेक्टर्स हैं, ऐसा नहीं केवल हाइड्रोजन एनर्जी पे ही काम करेगा, ये सोलर पैनल के ऊपर भी इस MOU का मेन इंटेंशन रहेगा। फिर इलेक्ट्रोलाइज़र बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोजन एनर्जी को जनरेट करने के लिए पानी को जो वाटर होता है, वाटर को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रोलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो इलेक्ट्रोलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग भी वहाँ पे होगा, फ्यूल सेल कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे डेवलप किया जाएगा। तो ओवरऑल $3.37 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आर प्लान इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट न्यू वेंचर्स ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर के अंदर। तो ओवरऑल ये पूरा इनका कॉन्सेप्ट रहेगा, लगभग $80 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट इस पूरे प्रोजेक्ट में रहेगा, जिसमें एनर्जी और ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें रखे जाएंगे। ठीक है, तो ये मोटा मोटा इस पूरे जो न्यूज़ है उसके बारे में है कि किस प्रकार से मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया इतने बड़े अमाउंट का एक MOU साइन किया गुजरात गवर्नमेंट के साथ में। अब देखते हैं हाइड्रोजन एनर्जी क्या होती है, क्या इसका फ्यूचर है। देखो अभी आप सभी लोगों को पता है कि टेस्ला कंपनी ने जो है हाइड्रोजन एनर्जी के सेक्टर के अंदर काफ़ी काम किया है। तो हाइड्रोजन के अंदर जब उन्होंने काम किया तो टेस्ला कंपनी ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर अच्छी अच्छी कारें उन्होंने बनाई है और वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड को एक नई डायरेक्शन दिया है फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिक करने के लिए, इलेक्ट्रीफाइड करने के लिए पूरे ऑल वर्ल्ड को। ओके, तो जो टेस्ला के जो CEO एलन मस्क उनके जो गुरु थे, उन्होंने एक बार कहा था कि लिथियम या जो सोडियम बेस्ड बैटरी है वो वर्ल्ड का फ्यूचर नहीं है। वर्ल्ड का फ्यूचर क्या है, वर्ल्ड का फ्यूचर है बेसिकली हाइड्रोजन एनर्जी। तो हाइड्रोजन एनर्जी पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए एलन मस्क को, ना कि इलेक्ट्रिक बैटरीज पे और इनके ऊपर, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे कि हाइड्रोजन को पेट्रोल की तरह गाड़ी में डाला जा सकता है और कुछ ही मिनटों के अंदर गाड़ी का फ्यूल चार्ज किया जा सकता है, लेकिन बैटरीज़ के साथ में काफ़ी समस्याएं रहती है। बैटरीज़ को पहली बात तो मान लो बैटरीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, तो जो ओपेक कंट्री जैसे पेट्रोल और डीजल की सप्लाई करती है, तो उसी प्रकार से एक नया काइंड ऑफ ओपेक बन जाएगा। जो कुछ ही कंट्रीज़ के पास में जो लिथियम का स्टोर है वो एक नया टाइप का ओपेक बना लेगी, और दुनिया जो है वो पेट्रोल और डीजल की बजाय इन लिथियम बेस्ड जो मटेरियल है उनके ऊपर बेस्ड हो जाएगी। ठीक है, इनके ऊपर बेस्ड हो जाएगी। तो हाइड्रोजन बड़ा एबंडेंट केमिकल है, वर्ल्ड में सभी जगह पे अवेलेबल है, और सभी लोगों को पता है कि 79% ऑफ वाटर हमारे धरती के ऊपर है। तो हाइड्रोजन बहुत ही एबंडेंट तत्व है जो सभी जगह अवेलेबल है। तो इससे एनर्जी बनाना बड़ा आसान है, और किसी प्रकार की कोई मोनोपोली किसी कंट्री की इसके ऊपर नहीं हो पाएगी। तो इस एनर्जी सेक्टर के ऊपर कंसंट्रेट करने की आवश्यकता ज़रूरत थी, और एलन मस्क को भी इसकी तरफ डाइवर्ट करने के लिए कहा गया था कि आप इस पर कंसंट्रेट करिए, ना कि लिथियम और जो सोडियम बेस्ड बैटरीज इनके ऊपर। तो हालांकि एलन मस्क ने उस टाइम पे इस पर ध्यान नहीं दिया था, और अभी भी उनका मेन कंसंट्रेशन जो है वो लिथियम बैटरीज़ के ऊपर ही है। तो अब हाइड्रोजन एनर्जी बेसिकली होती क्या है, हाइड्रोजन फ्यूल इज़ अ जीरो कार्बन फ्यूल, सभी को पता है। इससे जो हाइड्रोजन होता है H2 और O2 वाटर से ही तो इसको इलेक्ट्रोलाइज करके और हाइड्रोजन को अलग किया जाता है, और बाई प्रोडक्ट के तौर पर इसमें पानी या वाटर वेपर इसमें निकलता है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड किसी प्रकार का कोई फॉसिल फ्यूल नहीं निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि नेट कार्बन जो है, नेट कार्बन जीरो वाले फ्यूल है ये। इट कैन बी यूज इन फ्यूल सेल और इंटरनल कम्बशन इंजन। इसको दोनों तरीके से यूज में लिया जा सकता है, इसको बैटरी की तरह भी यूज में लिया जा सकता है, और इंटरनल कम्बशन इंजन में जैसे पेट्रोल डीजल डाला जाता है उसी प्रकार से इसको यूज़ में करके इसको एज ए इंटरनल कम्बशन इंजन में भी हाइड्रोजन एनर्जी को चलाया जा सकता है। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन एनर्जी का कॉन्सेप्ट अभी डेवलप हुआ है। 1969 में जो अपोलो मिशन के थ्रू नासा ने चांद पे मिशन भेजा था, तो उसके अंदर भी एज ए फ्यूल हाइड्रोजन एनर्जी ही यूज़ में ली गई थी। तो ये हमारे पास में ये जो कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन एनर्जी का वो कई डिकेड से अवेलेबल है। ठीक है,
तो हाइड्रोजन का बेसिकली यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है? हाइड्रोजन व्हीकल्स में हाइड्रोजन हैज़ बिगन टू यूज़ कमर्शियल फ्यूल सेल एज ए कमर्शियल फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन एनर्जी का यूज़ करके, और पैसेंजर कार हो गई, इनके बसेज हो गई, और जो बड़ी हैवी लॉरीज हो गई, इवन ट्रेन्स हो गई और एरोप्लेन्स हो गए, इन तक को इससे ईजी वे में उड़ाया जा सकता है। और स्पेस क्राफ्ट के जो प्रोपल्शन होता है, मतलब उसको आगे बढ़ने के लिए जो थ्रस्ट जनरेट किया जाता है जो प्रेजेंट टाइम में, वो मोस्टली हाइड्रोजन एनर्जी का ही यूज़ में किया जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन एज ए जलने में हेल्प करता है हाइड्रोजन की, और हाइड्रोजन एनर्जी फ्यूल यूज़ में लिया जाता है। तो ये देखो H2O हाइड्रोजन एनर्जी। अब इसकी बेसिक केमिस्ट्री क्या है? सिंस द वेट ऑफ हाइड्रोजन इज़ लेस देन एयर। अब सबसे बड़ी बात है कि हाइड्रोजन के अंदर एक ही जो एटम होता है, उस एटम के अंदर एक ही हम कह सकते हैं कि एक ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं होता। तो एक काफ़ी थिनेस्ट गैस होती है, बिल्कुल हल्की गैस होती है। ठीक है। अब हाइड्रोजन जो होते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर का निर्माण करती है, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 2H2 दो हाइड्रोजन के एटम जो होगा ऑक्सीजन के एक एटम के साथ मिलकर 2H2 का निर्माण करेगी, और इससे एनर्जी जनरेट होती है, और ये एनर्जी ही हाइड्रोजन एनर्जी कहलाती है। तो ये बेसिक इसका केमिस्ट्री है हाइड्रोजन एनर्जी की। दो एटम जो हाइड्रोजन के हैं वो ऑक्सीजन के एक एटम से मिलकर के H2O कुछ वाटर वेपर बनाएंगे, और इसका जो साइड प्रोडक्ट होगा इस केमिस्ट्री का, इस रिएक्शन का, वो क्या होगा? वाटर वेपर। और इसके अंदर जो एनर्जी जनरेट होगी वो इसका एज अ मैन प्रोडक्ट होगा, जिसको हम यूज़ में करेंगे व्हीकल्स के अंदर, पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, ट्रेन में, लॉरी में और इनमें। और ये बेसिकली क्या करती है? प्योर ऑक्सीजन, इसमें प्योर ऑक्सीजन का यूज़ में इसमें लिया जाता है। और बेसिकली बाई प्रोडक्ट इसका क्या होता है? वाटर वेपर होते हैं। कोई कार्बन डाइऑक्साइड, कोई हानिकारक गैस इसमें नहीं निकलती है। तो किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट इसमें एनवायरनमेंट को नहीं है। तो बहुत ही शानदार एनर्जी का एक ये सोर्स है। और ये देखिए इसमें जो फ्यूल सेल है उसके बारे में थोड़ा सा इसमें देखो डिस्कशन किया गया है। देखो ऑक्सीजन गैस का एक चैम्बर है, दूसरा हाइड्रोजन गैस का चैम्बर है। ऑक्सीजन के बबल्स इसमें बन रहे हैं, वाटर दोनों मिला करके एनोड और कैथोड के कॉन्सेप्ट से ये बैटरी बनाई गई इसके अंदर। और ये हाइड्रोजन इसका जो इलेक्ट्रोलाइजर है उसके थ्रू इसके अंदर एनर्जी जनरेट हो रही है, और इस एनर्जी को यूज़ आप एज ए एक्सटर्नल सोर्स के तौर पर EMF के तौर पर यूज़ में ले सकते हैं। तो ये इसका एक बेसिक मोटा मोटा इसका एक डायग्राम है हाइड्रोजन एनर्जी का। ठीक। कलर्स ऑफ हाइड्रोजन डिपेंड एट इट्स सोर्सेज। अब हाइड्रोजन जो एनर्जी है उसके जो सोर्सेज होते हैं, जहाँ से उसको निकाला जाता है, उस आधार पे हाइड्रोजन को कई टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। जो आप इस नेक्स्ट जो कलर वाला ये जो डायग्राम है इससे आप समझ सकते हो कि हाइड्रोजन ग्रीन, ब्लू, ग्रे, पर्पल, टर्कोइज, ब्राउन, येलो, वाइट, इन कलर्स में इसको डिवाइड किया गया। अब ये किस आधार पे इनको डिवाइड किया गया है? हाइड्रोजन के ग्रीन भी होती है क्या? हाइड्रोजन येलो भी होती है क्या? हाइड्रोजन ब्राउन भी होती है क्या? ऐसा नहीं कि इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं हाइड्रोजन के, लेकिन हाइड्रोजन किन किन सोर्सेज से प्राप्त की जाती है उसके आधार पे इसको डिवाइड किया गया है। वो पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाती है। जैसे सपोज करो पानी से यदि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलाइज करके निकाला जा रहा है हाइड्रोजन एनर्जी को, तो दैट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो वो कौन सी हो जाएगी? ग्रीन हाइड्रोजन हो जाएगी। और यदि हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल से निकाला जा रहा है, जैसे मान लो जिसमें CO2 भी निकल रही है, कैप्चर हो रही है, तो उसको ब्लू हाइड्रोजन बोला जाएगा। ग्रे हाइड्रोजन बेसिकली नेचुरल गैस से, जैसे स्टीम, मीथेन, रिफॉर्मिंग, इनसे निकल रही है, तो उसको ग्रे हाइड्रोजन बोला जाएगा। पर्पल हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग यूजिंग न्यूक्लियर पावर। अब न्यूक्लियर पावर से भी हाइड्रोजन का यूज़ किया जा सकता है, तो वहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगी उसको पर्पल हाइड्रोजन बोले जाएंगे। और टर्क्यूआइज जो हाइड्रोजन होगी इस प्रोड्यूस बाय थर्मल स्प्लिटिंग ऑफ मीथेन। अब मीथेन को थर्मल स्प्लिट करके जो निकाला जाएगा उसको बोला जाएगा टर्क्यूआइज हाइड्रोजन। ब्राउन ब्लैक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल यूजिंग गैसिफिकेशन। हाइड्रोजन जो है उसको कोल से यदि एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है उसको ब्राउन या ब्लैक हाइड्रोजन कहा जाएगा। और येलो जो हाइड्रोजन है प्रोड्यूस बाई इलेक्ट्रोलाइजिंग यूजिंग ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो मान लो ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो यूज़ में ली जा रही है उसको यूज़ करके आप इलेक्ट्रोलाइज बना रहे हो, तो उसको बोला जाएगा येलो हाइड्रोजन। और वाइट हाइड्रोजन इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ऑल्सो रेफर्स टू हाइड्रोजन अकरिंग इन इट्स नेचुरल फॉर्म।
तो ये वाइट हाइड्रोजन कहलाएगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड की कलर ऑफ हाइड्रोजन्स है, जिसको उसके सोर्स के ऊपर उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है उसके आधार पे इसको डिवाइड किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछा जा सकता है किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, या फिर आपके सामान्य जानकारी के लिए भी आवश्यक है कि हाइड्रोजन के कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया, कितने इसके कलर्स है, वो सब बताया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब सबसे लार्जेस्ट फैसिलिटी के बारे में पूछा जाए कि वर्तमान में ऐसा है कि इस एनर्जी का यूज़ बहुत बड़े लेवल के ऊपर हो रहा है, तो हाँ इसका यूज़ बड़े लेवल पे हो गया है। जस्ट रिसेंटली 2020 के अंदर जो फुकुशिमा है, आप सभी को पता है फुकुशिमा में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था 2011 के अंदर। वहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक रेडिएशन जो था काफ़ी लीकेज सा वहाँ पे हो गया था, जिसका मेन कारण क्या था, वहाँ पर जो एक बहुत बड़ी सुनामी जो आई उसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ था। तो उसके बाद से ही जापान ने बहुत कॉन्सेंट्रेट किया हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर, अदर रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर। तो जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट फैसिलिटी है हाइड्रोजन फ्यूल को जनरेट करने के लिए, वो बनेगा फुकुशिमा हाइड्रोजन एनर्जी रिसर्च सेंटर के अंदर। ठीक है, और ये क्या है, लगभग 10 मेगावाट क्लास का हाइड्रोजन प्रोडक्शन यूनिट है, जो अभी चालू हो चुका है। 7 मार्च 2020 को इसको चालू किया गया था। नेम ये फुकुशिमा प्रेफेक्चर वहाँ से के लिए क्या होता है, जैसे इंडिया के अंदर काफ़ी सारे स्टेट है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उसी तरीके से वहाँ पे जो प्रेफेक्चर्स होते हैं, प्रीफेक्चर्स जिसको बोला जाता है, वो फुकुशिमा में इसको चालू किया गया है। ये देखो, ये इसमें एक डायग्राम भी दिखाया गया है, जो फुकुशिमा का एक जो स्टार्टिंग में जो मॉडल टाइप का डायग्राम था वो इसमें बताया गया है। अब हाइड्रोजन एनर्जी के क्या क्या यूजेज हैं वो देख लेते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल कैन प्रोवाइड मोटिव पावर फॉर लिक्विड प्रोपेल्टेंट रॉकेट। अब रॉकेट के अंदर तो लगभग डिकेड से इसमें यूज़ में आ रहा है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि नासा में जो 1969 के अंदर जो चांद पे अपना मिशन भेजा था, अपोलो मिशन, वहाँ पे जो उसने एनर्जी यूज़ में ली गई थी, वो हाइड्रोजन एनर्जी ही उस अपोलो मिशन के अंदर यूज़ में ली गई थी। अब हाइड्रोजन और इसके अलावा जैसे रॉकेट के अलावा कार, ट्रक, ट्रेन, बोट्स, एरोप्लेन, पोर्टेबल फ्यूल सेल एप्लीकेशंस, और इन सब में कौन से यूज़ में ली जा रही है, हाइड्रोजन एनर्जी का यूज़ इसमें किया जा रहा है। हाइड्रोजन कंसिडर एज अ प्राइमरी सस्टेनेबल सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको पानी से बनाया जा सकता है, इसका एक सर्कुलेशन चलता है, तो एक दुनिया में कभी ना ख़त्म होने वाला संसाधन है। एज अ रिन्यूएबल एनर्जी इसको यूज़ में लिया जा रहा है। तो बहुत बड़ा और एबंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। पूरा वर्ल्ड इसके ऊपर ध्यान दे रहा है। और यदि हमें कोल फ्री होना है और कार्बन फ्री होना है, तो हमें इसके ऊपर और रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो कई प्रॉब्लम्स भी इसके अंदर होती है हाइड्रोजन एनर्जी को, ऐसा नहीं कि इसके फ़ायदे हैं, एक्चुअली इसमें कई चैलेंजेस आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स तो कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं साइंटिस्ट के सामने और प्रेजेंट गवर्नमेंट्स के सामने, इसको किस तरीके से एवेंडेंटली इसको यूज़ किया जाए। तो सबसे बड़े प्रॉब्लम तो हाइड्रोजन को बहुत ही हल्की गैस है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन इसमें होता नहीं है, तो बहुत हल्की गैस होती है। तो हल्की होने के कारण इसको स्टोर करने में बड़ी दिक्कत रहती है। तो आप यदि मान लो छोटी कोई व्हीकल के अंदर इसमें यूज़ में लोगे, तो वहाँ पे स्टोरेज टैंक ही बहुत बड़ा बन जाएगा। और इवन जैसे मान लो आपका 80 किलो का टैंक है, तो उसमें मुश्किल से 5-6 किलो ही हाइड्रोजन आएगी, बाकी तो उसका खुद का वेट रहेगा उस टैंक का। क्योंकि हाइड्रोजन को स्टोर करना, इवन क्रायोजेनिक फॉर्म में भी उसको स्टोर करना पॉसिबल ईजी वे में नहीं है। और इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आप कार में या फिर मोटरसाइकिल में ईजी वे में यूज़ में नहीं कर सकते हो। तो बड़ी ट्रेन्स में, एरोप्लेन्स में, इनमें तो यूज़ में ईजी वे में हो जाएगा, लेकिन पैसेंजर गाड़ियों में इनमें यूज़ में होना अभी थोड़ा सा चैलेंजेस इसमें आ रहा है, जो बेसिकली उसको स्टोरेज ऑफ एनर्जी के कारण हो रहा है। और कुछ इस तरीके के मेटल्स जैसे हाइड्राइट बोला जाता है, जिसमें इसको स्टोर किया जा सके, वो अभी डेवलपिंग फेज़ के अंदर है। अभी उसमें रिसर्च चल रहा है। अभी ऐसा नहीं कि वो डेवलप हो चुका है, यूज़ में आ चुका है। और अब फ्यूल सेल बैटरीज बनाई जा सकती है। फ्यूल सेल बैटरीज जिनका कार में और छोटी गाड़ियों में यूज़ में लिया जा सके फ्यूल सेल के थ्रू। और जैसे हैवी लॉरीज हो गई और बड़ी गाड़ियाँ हो गई, तो वहाँ पे तो इजी में इसको किया जा सकता है सेटअप वहाँ पे। और लॉन्गर रेंज के लिए, फास्टर रिफ्यूलिंग के लिए टाइम, क्योंकि इसमें रिफ्यूलिंग करना बड़ा आसान होता है। रिफ्यूलिंग जैसे पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, उसी प्रकार से हाइड्रोजन की रिफ्यूलिंग की जा सकती है। इसमें इतना टाइम नहीं लगता जैसे बैटरीज को चार्ज होने में टाइम लगता है। तो एक ये भी इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इसको पावर स्टेशनरी, मतलब जैसे जनरेशन स्टेशन होते हैं जहाँ थर्मल एनर्जी यूज़ में ली जाती है, वहाँ पर भी हाइड्रोजन एनर्जी का यूज़ में लिया जा सकता है। और हीटिंग एप्लीकेशंस में भी इसका यूज़ में हो सकता है। फ्यूल सेल एक टर्मिनोलॉजी आपने बार बार सुनी होगी कि हाइड्रोजन एनर्जी के मामले में फ्यूल सेल क्या होता है, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी क्या है। कि फ्यूल सेल भी एक हम कहते हैं फ्यूचरिस्टिक
टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर क्या होगा कि हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल सेल की तरह यूज़ में लिया जाएगा। और जैसे बैटरी आपने देखी होगी, इलेक्ट्रिकल बैटरियाँ जो अभी चल रही है मार्केट के अंदर, जो आपके फ़ोन्स में भी कुछ बैटरियाँ लगी रहती है सिलिकॉन लिथियम वाली जो बैटरियाँ होती है, उसी तरीके की बैटरी फॉर्म में हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल सेल यूज़ में किया जा सकेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को फ्यूल सेल बोला जाता है। ठीक है। अब फ्यूल सेल इलेक्ट्रीफाइड द पावर ट्रेन। अब फ्यूल सेल का कहाँ यूज़ में किया जा सकता है? जो पावर ट्रेन होती है, पावर ट्रेन क्या होती है? आपकी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे एक पावर ट्रेन यूज़ में ली जाती है। वो पावर का ट्रांसफ़र करती है, जो मोटर लगाई जाती है वो मोटर के थ्रू उस टायर को रोटेट करवाने में पावर ट्रेन का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर भी फ्यूल सेल का यूज़ किया जा सकता है। इंडक्शन जो आपकी इंटरनल कंबशन इंजन होता है उसके अलावा पावर ट्रेन जो होती है इलेक्ट्रिक मोटर्स में, वहाँ पे भी इसका यूज़ में किया जा सकता है हाइड्रोजन एनर्जी का, ताकि इलेक्ट्रीफाइड गाड़ी को किया जा सके। जहाँ पे अपने को सपोज इंडक्शन इंजन यूज़ में नहीं लेना है, इंटरनल कंबशन इंजन यूज़ में नहीं लेना, वहाँ पे अपन एज ए पावर ट्रेन में फ्यूल सेल यूज़ में ले सकते हैं। हालांकि हाइड्रोजन एनर्जी का यूज इंटरनल कंबशन इंजन में भी हो सकता है। और ये जो इंटरनल कंबशन इंजन के सामने बहुत बड़ा चैलेंज आया प्रेजेंट में फॉसिल फ्यूल के तौर पे, फॉसिल फ्यूल को यूज़ नहीं करना है, तो उस जगह पे हाइड्रोजन एनर्जी को यूज़ में लेते हुए इस इंडस्ट्री को भी बचाया जा सकता है। इंटरनल कंबशन इंजन में हाइड्रोजन एनर्जी का यूज़ किया जा सकता है। तो ये देखो, ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल का डायग्राम है। हाइड्रोजन इन हुई, ये ऑक्सीजन इन हुई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं, और नीचे से जो ये जो सेल के तौर पे है यहाँ पे हाइड्रोजन एनर्जी मिलती है, यहाँ से एनर्जी आउट होती है। तो ये एक बेसिक थोड़ा रफ डायग्राम टाइप में जो आप समझ सकते हैं किस तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल सेल कॉन्सेप्ट वर्क करता है। अब क्या ड्रॉबैक्स हैं? ऐसा नहीं कि सारा ही इसके फ़ायदे, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ चैलेंजेस जिसको कहेंगे। तो क्या क्या है? हाइड्रोजन हैज़ ए हाई एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास। अब इसमें हाई एनर्जी बहुत होती है। काफ़ी टाइम पहले जब स्टार्टिंग में हाइड्रोजन एनर्जी कॉन्सेप्ट आया था तो इसको एरोप्लेन में भी यूज़ में करना चालू कर दिया गया था, लेकिन कुछ इस तरीके के क्रैशेज़ हुए जिसने हाइड्रोजन एनर्जी को बड़ा चैलेंजिंग बना दिया, और उसी टाइम पे इसका डेवलपमेंट फेज़ ये कह सकते हैं कि यूज़ में कम लिया जाने लगा एरोप्लेन्स में। हालांकि रॉकेट टेक्नोलॉजी में वहाँ पे यूज़ में लिया जाता है, लेकिन एरोप्लेन्स में यूज़ में इसी वजह से लिया क्योंकि इसको स्टोर करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और यदि मान लो ये फट जाता है तो वो एक बहुत बड़े बॉम्ब के तौर पर फटता है, तो बहुत बड़ा एक डैमेज सा हो जाता है वहाँ पे। तो इसलिए इसका यूज़ में करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसके पर यूनिट कंटेंट हाई जो एनर्जी होती है उसको कंट्रोल करना बड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। अब इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि टोयोटो, आपको जाना है टोयोटो मिराई जो कार आ रही है अभी, उसके अंदर हाइड्रोजन एनर्जी का यूज़ में किया जा रहा है। तो उसका जो फुल टैंक था उसमें मात्र 5.7% हाइड्रोजन था, और रिमेनिंग जो वेट था वो केवल टैंक का था, ताकि उसको हाइड्रोजन को स्टोर किया जा सके। तो कुल मिला के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हाइड्रोजन एनर्जी को स्टोरेज करना और स्टोरेज करके उसको सेफली यूज़ करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज प्रेजेंट डेवलपर्स के सामने, टेक्नोक्रेट्स के सामने, कि किस तरीके से इसको स्टोर किया जाए, किस तरीके से जो इसके टैंक्स है उसका वेट कम किया जा सके, और किस तरीके से इसको सेफली यूज़ में किया जा सके। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के टाइम पे है। अब हाइड्रोजन फ्यूल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमने बता ही चुके हैं कि लो इग्निशन एनर्जी होती है, मतलब इसको हमेशा जलाने के लिए साथ में ऑक्सीजन की ज़रूरत भी पड़ेगी, और हाई कंबशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, इसमें काफ़ी ज़्यादा अनकंट्रोलेबल एनर्जी भी जनरेट होगी जिसको कंट्रोल करना ईजी नहीं रहेगा। और एक्सप्लोजन एट हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन हैज़ बीन रिपोर्टेड, मतलब कई जगह जैसे ऑलरेडी बता चुके काफ़ी हल्की गैस होती है, तो वहाँ पर क्या होगा कि कुछ इस तरीके के एक्सप्लोजन्स हो सकते हैं। अब पेट्रोल डीजल पंप्स पे भी हम कई बार देखते हैं कि एक्सप्लोजन्स हो जाते हैं, तो हाइड्रोजन एनर्जी तो ऑलरेडी काफ़ी हल्की होती है, तो वहाँ पे मान लो कोई बम धमाका होता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। और मान लो कि ग्रिड सिस्टम बनाया जाता है, हाइड्रोजन्स को कनेक्ट किया जाता है, और एक जगह पे कहीं पे धमाका होता है तो मल्टीपल स्टेशंस को अपनी चपेट में ले सकता है, तो उसको कंट्रोल करना भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि एलन मस्क ने एक बार कहा था कि हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज मैकेनिज्म, इट्स नॉट एनर्जी, इट्स एनर्जी स्टोरेज मैकेनिज्म। मतलब मेन कॉन्सेप्ट ही, अब कॉन्सेप्ट किस पे कॉन्सेंट्रेट होगा कि इसको स्टोर कैसे करना है। इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इट्स अ हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज मैकेनिज्म। ये 2015 में मस्क ने कहा था। तो ओवरऑल हम देख चुके हैं कि हाइड्रोजन एनर्जी ठीक है, फ्यूचर है भविष्य का, लेकिन अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा इसमें जो चैलेंजेस है उसको फेस करने की ज़रूरत है, उन चैलेंजेस को ओवरटेक करने की ज़रूरत है, उन चैलेंजेस को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, ताकि किस तरीके से हम इस टेक्नोलॉजी को एक बहुत बड़े लेवल पे यूज़ में लिया जा सके,
लेकिन हाइड्रोजन का फ्यूचर है, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत अबंडेंट गैस है और हाइड्रोजन हमें सब जगह अवेलेबल है। बस आवश्यकता है इसको इस तरीके के इलेक्ट्रोलाइज़र बनाने की, इस तरीके का इसको स्टोरेज टैंक जनरेट करने की, ताकि वेट को कम किया जा सके और उसको स्टोरेज सेफली किया जा सके, ताकि किसी प्रकार का कोई धमाका या फिर किसी प्रकार का कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं हो जिसकी वजह से जनहानि हो या फिर किसी प्रकार की प्रॉब्लम जनरेट हो। तो ओवरऑल हाइड्रोजन एनर्जी फ्यूचर की एनर्जी है, लेकिन बहुत ही मतलब ऑप्टिमिस्टिक हम सभी इस एनर्जी के प्रति कि ये ही बेसिकली स्थान लेगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, और जो फ्यूचर जो व्हीकल्स आएंगे उनमें यही जो है फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर पाएगी। तो ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट ये डायग्राम, वीडियो डायग्राम है। आप सभी लोगों ने इसको देखा, लास्ट तक बने रहे, उसके लिए थैंक यू। और आप इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। थैंक यू।